मौर्योत्तर काल की बात करेंगे। मौर्योत्तर काल में दो प्रकार के जो है शासक थे जो इंडिया में शासन किए। एक देशी शासक थे, एक विदेशी शासक थे। तो देशी शासक की बात करें तो शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश। विदेशी शासक की बात करें तो इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण वंश। तो इसको देखते हैं। शुंग वंश सबसे पहले, शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी। ठीक है, तो शुंग देखते हैं। संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने 165 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्यों से प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत क्या है? पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण। इससे पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। हर्षचरित, इसकी रचना बाणभट्ट ने की। इसमें अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की चर्चा है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण की चर्चा है। गार्गी संहिता, इसमें भी यवन आक्रमण का उल्लेख है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। मालविकाग्निमित्रम, यह कालिदास का नाटक है जिससे शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। दिव्यावदान, इसमें पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत हमने पढ़े अभी ऊपर, अब ये पुरातात्विक स्रोत देखते हैं। अयोध्या अभिलेख, इस अभिलेख को धन देव ने लिखवाया था। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। बेसनगर अभिलेख, यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का है जो गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इससे भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। भरहुत का लेख, इससे भी शुंग काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो फिर उपयुक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त सांची, बेसनगर, बोधगया आदि स्थानों से प्राप्त स्तूप एवं स्मारक शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य की विशिष्टता का ज्ञान कराते हैं। शुंग काल की कुछ मुद्राएं कौशाम्बी, अहिच्छत्र, अयोध्या, मथुरा से प्राप्त हुई हैं, जिनसे तत्कालीन ऐतिहासिक जानकारी जो है प्राप्त होती है। अब देखते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति बताया जाता है। दिव्यावदान से पता चलता है कि वह पुष्य धर्म का पुत्र था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र के राज पुरोहित थे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो पतंजलि थे वो राज पुरोहित भी थे और जो अश्वमेध यज्ञ कराया उसके पुरोहित भी थे। ठीक है, ये किस में पता चलता है? धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पता चलता है। ओके। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया। ठीक है, तथा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। ओके। संभवतः पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, लेकिन भरहुत स्तूप की पाषाण वेदिका तथा तोरणों के निर्माण का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। ठीक है, हालांकि पुष्यमित्र जो है विरोधी था बौद्ध धर्म का, लेकिन भरहुत स्तूप की पाषाण वेदिका तथा तोरणों के निर्माण का श्रेय तोरणों के निर्माण का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। ठीक है, अब जरा पुष्यमित्र के विजय बयान देखते हैं। पुष्यमित्र के शासनकाल में कई विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा
भारत पर आक्रमण किए गए। पुष्यमित्र के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला था। जो राज्य मगध के अधीनता त्याग चुके थे, पुष्यमित्र ने उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया था। पुष्यमित्र ने अपने विजय अभियानों से सीमा का विस्तार किया। हमने साहित्यिक स्रोत में देखे थे, हर्षचरित देखा था, बाणभट्ट की, पतंजलि का महाभाष्य देखा था, गार्गी संहिता का देखा था। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख है। ठीक है। मालविकाग्निमित्रम देखा था, ये कालिदास का नाटक है मालविकाग्निमित्रम, जिससे शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। दिव्यावदान, इसमें पुष्यमित्र शुंग के अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया है दिव्यावदान में। अब विदर्भ बरार यानी बरार या विदर्भ की विजय देखते हैं। ये सब पढ़ रहे हैं हम शुंग वंश के अंतर्गत। विदर्भ का शासक यज्ञसेन था। विदर्भ का शासक कौन था? यज्ञसेन था। वह मौर्यों की तरफ से विदर्भ के शासक पद पर नियुक्त हुआ था। ठीक है। किसकी तरफ से नियुक्त हुआ था? मौर्यों की तरफ से। परंतु मगध साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने स्वयं को विदर्भ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया जाता है। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया जाता है। क्वेश्चन अगर पूछ ले किसको स्वाभाविक शत्रु बताया जाता है, तो यज्ञसेन को बताया जाता है। ठीक है। पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया। पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर विदर्भ को फिर से मगध साम्राज्य के अधीन कर दिया। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम में यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कथा के साथ साथ विदर्भ विजय का वृत्तांत भी उल्लेखित है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम में यज्ञसेन की चचेरी बहन जो मालविका है और अग्निमित्र है के प्रेम की कथा के साथ साथ विदर्भ विजय का भी वृत्तांत भी मिलता है। ठीक है। अब खारवेल का युद्ध देख लेते हैं। मौर्य वंश के अंतिम दिनों में कलिंग देश, वर्तमान उड़ीसा को कलिंग देश कहा जाता था, भी स्वतंत्र हो गया था। कलिंग का राजा खारवेल था। खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। ये किससे पता चलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। कलिंग का जो शासक था वो था खारवेल, और खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। और जो कलिंग देश है उसको वर्तमान उड़ीसा से जोड़ा गया। ठीक है। अब यवन आक्रमण देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग के समय यवन आक्रमण हुआ था। इसका वर्णन मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। ये मतलब कालिदास का नाटक है। और कौन किसका समकालीन था, ये बड़ा क्वेश्चन पूछता है। तो डिमेट्रियस नामक यवन राजा या दिमित्र नामक यवन राजा पुष्यमित्र का समकालीन था। ठीक है। डिमेट्रियस जो था पुष्यमित्र का समकालीन था। गार्गी संहिता के युग पुराण में विवरण मिलता है कि यवन साकेत और मथुरा पर अधिकार करने के बाद जो यवन थे वो साकेत और मथुरा, ये दो जगह थी, वहाँ पर अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र पहुँच गए थे। ये गार्गी संहिता में पता चलता है। ठीक है। अब पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी देख लेते हैं। पुष्यमित्र के मृत्यु हुई, उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। पुष्यमित्र के नेतृत्व राजत्व काल में ही अग्निमित्र विदिशा का गोप्ता यानी उपराजा बनाया गया। पुष्यमित्र के राजत्व काल में ही अग्निमित्र जो था विदिशा का गोप्ता मतलब उपराजा बनाया गया। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है। अग्निमित्र के बाद पुराणों में क्रमशः वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिदंक, घोष, वज्रमित्र, भागवत, देवभूति नामक राजाओं का वर्णन मिलता है। भागभद्र ने भागवत धर्म ग्रहण किया। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। इसके मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या कर एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना की। फिर इसको चलते हैं, उत्तराधिकारी को रिपीट करते हैं एक बार। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है। पुष्यमित्र के राजत्व काल में ही अग्निमित्र को विदिशा का गोप्ता बनाया गया। गोप्ता मतलब राजा बनाया गया। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है। मालविका और अग्निमित्र। ठीक है।
अग्निमित्र के बाद पुराणों में क्रमशः वसुज्येष्ठ वसुमित्र आंध्रक पुलिदंक घोष वज्रमित्र भागवत तथा देवभूति नामक राजाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, अग्निमित्र के बाद जो पुराण हैं उनमें इन राजाओं का मतलब वर्णन मिलता है। भागवत जो मैंने अभी बात करी, इस राजा का वर्णन मिलता है। उसने भागवत धर्म ग्रहण किया था। भागवत को भाग भद्र भी कहते हैं। ठीक है, देवभूति इस वंश का अंतिम जो है शासक था। इसके मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या कर दी थी। जो देवभूति था वो जो है शुंग वंश का जो है अंतिम शासक था। तो इसके मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या कर एक नए वंश यानी कर्ण वंश की स्थापना कर दी थी। अब शुंगकालीन कला थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें विदिशा का गरुड़ स्तंभ है, भाजा का चैत्य एवं विहार है, अजंता का नवा चैत्य मंदिर है, नासिक तथा कारले के चैत्य हैं, मथुरा की अनेक यक्षिणाओं की मूर्तियां हैं। ठीक है, शुंग कला के विषय धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन में अधिक संबंधित हैं। ठीक है, आप कुछ नोट लिखे पढ़ लेते हैं। शुंग काल में विदिशा का राजनैतिक और सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया। ठीक है, विदिशा का शुंग काल में ही संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान है। इसी युग में मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना हुई। इस काल में ही भागवत धर्म का उदय तथा विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। मौर्य काल में स्तूप कच्ची ईंटों और मिट्टी की सहायता से बनते थे, परंतु शुंग काल में उसके निर्माण में पाषाण का प्रयोग किया गया था। शुंग राजाओं का काल वैदिक तथा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। ठीक है, तो इतना है टोटल इसमें दृष्टि की किताब के हिसाब से। तो आज हमने कंप्लीट किया शुंग वंश। इसके बाद कण्व, सातवाहन, चेदी, ये देसी शासक हैं। कौन कौन से? शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी। शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी। शुंग, कण्व, सातवाहन, चेदी। विदेशी कौन सा? इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। इंडो ग्रीक, शक, पार्शियन, कुषाण। ये अब हम बाद में देखेंगे।